इस बार बीजेपी कांग्रेस ने किसी पत्रकार को टिकट नहीं दिया। मांगे ही नहीं अपन लोग, मांगे ही नहीं जी, इसलिए नहीं मिला। चलिए ठीक है, आगे 2028 में देखा जाएगा जी। तो लेकिन बाबा जी के चेहरे पे मुस्कान बता रही बहुत कुछ, और वो सीएम वाली बात को कह दी है। नहीं, टीएस बाबा की अब इच्छा है कि वो केवल मुख्यमंत्री बने जी, केवल विधायक रह के या मंत्री बन के काम नहीं चल सकता है जी। तो उन्होंने अपनी इच्छा को सार्वजनिक किया है जी, और अपनी इच्छा को व्यक्त भी करना चाहिए। अब राजनांदगांव की सीट महंगी हो गई है यशवंत, अब वहाँ आम आदमी के चुनाव लड़ने का मतलब चुनाव महंगा हो गया, चुनाव बहुत महंगा हो गया है। राजनांदगांव शहर और ग्रामीण 3 बेल्ट, सोमनी, सुरगी और सुकुल दहियान, ये बेल्ट मिलाकर के वो विधानसभा है जी। बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, तगड़े मैनेजमेंट के साथ गिरीश देवांगन ने लड़ा है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के प्रति अजय चंद्राकर के विधानसभा में 90% पोलिंग हुई है। नोट डाल के आए लोग, ये 90% पोलिंग क्यों हुई अपने आप में शोध का विषय होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी वोटिंग परसेंटेज है यहाँ पर। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में मतगणना की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, धड़कनें सबकी तेज होते जा रही है और दिन कट नहीं रहे। कब 3 तारीख आएगी और कब पता चलेगी कौन जीत रहा है कौन हारा है, सरकार किसकी बन रही है, सरकार रिपीट तो नहीं है या फिर बीजेपी आ रही है। बहुत सारी बातें हो रही है। इस बीच में हम सोचे क्यों ना आपको कुछ चुनिंदा सीट, जो 90 में से 20, 21, 22 सीटें हैं जहां सबसे ज़्यादा चर्चा, जिन सीटों की चर्चा सबसे ज़्यादा रही छत्तीसगढ़ में, सोचा उन सीटों का हाल आपको बताते चलते हैं कि उन सीटों में चुनाव कैसे हुए, कितने % मतदान हुए, मुकाबला कैसा रहा। हार जीत अभी नहीं बताएंगे, हार जीत हम उसी दिन बताएंगे जिस दिन एग्जिट पोल आएगा। तो हमारा भी एग्जिट पोल उस दिन लगभग आपको समझ आ जाएगा। आलोक तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ है, जिन्हें आप लगातार सुन रहे हैं। आप लगातार प्यार आशीर्वाद बरसा रहे हैं, कमेंट करके भी बताते हैं कि हमारी बातचीत कितनी पसंद आ रही है आप लोगों को। तो सोचे क्यों ना आपको आज हॉट सीट पर बताते हैं। भैया शुरुआत कहाँ से करेंगे आज? छत्तीसगढ़ की लगभग 20 सीटें बहुत हार्ड हैं और काफ़ी संवेदनशील भी है, राजनीतिक तौर पे भी हॉट और हार्ड भी है। हार्ड भी है और संवेदनशील भी है राजनीतिक तौर पे जी। तो उस पर आज अपन चर्चा करेंगे यशवंत। स्थिति ये है कि 2 चरणों में छत्तीसगढ़ का मतदान हुआ जी। 17 तारीख को आखिरी चरण का मतदान था और 3 दिसंबर को गिनती होनी है जी। इतना लंबा समय हो गया है जी, तो लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेताओं की स्थिति तो ये है कि कांटे कटते नहीं दिन रात, और एक गाना है ना, कांटे नहीं कटते दिन रात, तो वो वाली स्थिति नेताओं की भी है, उनके कार्यकर्ताओं की भी है और छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की भी है जी, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करके नई सरकार बनाने मतदान किया जी। तो अपन लोग आज सरगुजा संभाग से शुरू करेंगे यशवंत जी। सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सत्ता का जो द्वार जो है जी, सरगुजा और बस्तर से खुलता है ऐसा माना जाता है। 2018 में जो परिस्थितियां थी, छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा नेता प्रतिपक्ष थे जी और जन घोषणा पत्र के संयोजक भी रहे जी, बड़ी भूमिका में रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय पीसीसी के चेयरमैन थे। तो ये जय वीरू की जोड़ी और कांग्रेस की टीम मिलकर के बड़ा जनादेश 2018 में लिया था, जिसमें सरगुजा की 14 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। भाजपा का बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा उस चुनाव में। लेकिन लोकसभा के चुनाव में 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वहाँ वापसी किया, बहुत शानदार तरीके से वापसी किया जी। तो मामला चूंकि फंसा हुआ है जी, तो आज सबसे पहले अपन टीएस बाबा की सीट पे ही बात करते हैं। सरगुजा बोले तो टीएस बाबा बनते ही है। अंबिकापुर की सीट है जी, लगभग 76% मतदान हुआ है, 75.64%, ठीक ठाक हो गया, बहुत अच्छा मतदान बोला जा सकता है इसको जी। और भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय तक यहाँ प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी। और सबसे आखिरी लिस्ट इन्हीं का आया था, राजेश अग्रवाल जी। हाँ, ये राजेश अग्रवाल कौन है बता देता हूँ यशवंत आपको। ये किसी दौर में टीएस सिंहदेव के बेहद करीबी रहे और आज टीएस बाबा के सामने ही भाजपा प्रत्याशी के तौर पे उनसे मुकाबला कर रहे थे जी। अंबिकापुर में महल की राजनीति हावी है। टीएस बाबा के परिवार को लेकर के सम्मान का बड़ा दायरा है जी, तो इसका लाभ स्वाभाविक रूप से टीएस सिंहदेव के साथ है जी। लेकिन चुनाव है और चुनाव में उतार चढ़ाव कई तरीके के होते हैं जी। तो
बहुत राजेश अग्रवाल ने भी बताते बहुत अच्छा चुनाव लड़ा जी। और भाजपा भी इनके बैक सपोर्ट पे काफ़ी काम की। जी, लेकिन बाबा जी के चेहरे पे मुस्कान बता रही बहुत कुछ, और वो सीएम वाली बात वो कह ही दिए हैं। नहीं, टीएस बाबा की अब इच्छा है कि वो केवल मुख्यमंत्री बने जी। केवल विधायक रह के या मंत्री बन के काम नहीं चल सकता है जी। तो उन्होंने अपनी इच्छा को सार्वजनिक किया है जी। और अपनी इच्छा को व्यक्त भी करना चाहिए। जी, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती है। बिल्कुल, ये स्थिति राजनीति में भी है। तो टीएस बाबा ने अपना स्टैंड पहले दिन से मतदान के बाद से स्टैंड इस बार क्लियर कर दिया है। पहले दिन ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अच्छा मुकाबला है, लेकिन टीएस बाबा मुझे लगता है कि मजबूत दिख रहे हैं, मजबूत है काफी, वहाँ पर चेहरे में कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है उनके। दूसरी वहाँ की एक सीट है सीतापुर जी। अमरजीत भगत जो मंत्री हैं, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं शुरुआती दिनों में। तो जमीन पे काफी मजबूत थे यशवंत अमरजीत भगत। अजीत जोगी कैंप के बहुत जिम्मेदार विधायक माने जाते थे एक समय, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुकाबले राम कुमार टोप्पो को मैदान में उतारा है। सैनिक है। 81.14% वहाँ मतदान हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मतदान है। मुकाबला बेहद कठिन है यशवंत, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत वहाँ झोंकी है जी। अमरजीत भगत को कहीं ना कहीं टीएस बाबा की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। बृहस्पति सिंह वाला जो मामला हुआ था, एपिसोड हुआ था, तो अमरजीत भगत का कहीं ना कहीं झुकाव बृहस्पति सिंह की तरफ था। वहाँ एक लॉबी बन गई थी सरगुजा में जो महल के खिलाफ राजनीति को हवा दे रही थी, तो उसके एक पात्र के तौर पे अमरजीत भगत कहीं ना कहीं उस भूमिका में दिखे। तो थोड़ी सी नाराजगी और उत्साह दोनों है वहाँ पर, और अमरजीत भगत ने भी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है जी। मंत्री रहे कैबिनेट स्तर के जी। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक के वहाँ चुनाव लड़ी है जी। पेज फंसा हुआ है, अब परिणाम क्या आएगा 3 तारीख को ही। चर्चा में भी रही सीट काफी, क्योंकि पिछले समय वो साड़ी वाड़ी भी पकड़ी गई थी, बहुत कुछ, और 4 बार की सत्ता की नाराजगी भी कहे, मतलब अमरजीत भगत 4 बार के विधायक हैं वहाँ, 5वीं बार लड़ रहे हैं, बन सकता है, कहीं बन गया होगा। हाँ जी। तो ये स्थिति वहाँ पर जी कुल मिलाकर के है जी। रायगढ़ एक प्रदेश की सबसे बहुचर्चित सीट है। बिल्कुल, रायगढ़ की खासियत, चुनाव की बात करें और रायगढ़ और ओपी चौधरी ना है तो अधूरी बात होगी। रायगढ़ एक्चुअली प्रारंभ से ही चर्चा में रही यशवंत। रायगढ़ की जनता जो है बेहद समझदार है। समझदार इस आशा से बोल रहा हूँ यशवंत कि वहाँ जब मेयर का चुनाव हुआ था जी, लोग वहाँ की समस्याओं से इतने त्रस्त थे, कांग्रेस भाजपा और बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं की कारगुजारियों से इतने परेशान थे कि मधु किन्नर को निर्दलीय मेयर भी जिता दिया था। ये एक लोकतंत्र पे करारा वो था, झटका था कि जनमत ने मधु किन्नर को अपना प्रतिनिधि चुनना पसंद किया उन राजनेताओं के बजाय जो सेवा का दम भरते हैं। तो रायगढ़ की जनता बेहद समझदार है जी। और इस बार वहाँ रायगढ़ में और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रकाश नायक जी, इनके पिताजी थे शंकरजीत नायक जी, ये भारतीय जनता पार्टी में थे शंकरजीत नायक जी। अजीत जोगी के शासनकाल में 2003 के शासनकाल में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, उसके बाद अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने, तो भारतीय जनता पार्टी की जो 13 विधायक टूट करके गए थे उसमें से एक शंकरजीत नायक भी थे। अच्छा। तो जोगी जी ने उनको पार्टी की टिकट भी दी थी कांग्रेस की, लेकिन वो चुनाव हार गए थे 2003 वाला। वहाँ रोशन अग्रवाल जो पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं जी, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़े थे और रोशन लाल अग्रवाल चुनाव जी में विजयी रहे थे। इस बार बीजेपी कांग्रेस ने किसी पत्रकार को टिकट नहीं दिया, मांगे ही नहीं है, मांगे ही नहीं जी, इसलिए नहीं मिला। चलिए ठीक है, आगे 2028 में देखा जाएगा जी। तो ये रायगढ़ की स्थिति है जशन। ओपी चौधरी आप जानते हैं कि आईएएस की नौकरी छोड़ करके पिछले चुनाव में 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जी। खरसिया से उन्हें पार्टी मैदान में भी उतारा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन खरसिया में भी उन्होंने उमेश पटेल को टक्कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा था, भारी गड्ढा उन्होंने भर दिया था। इस समय रायगढ़ में 78% मतदान हुआ है जी, 78 से ऊपर है। इस बार ज्यादा मतलब दिखे भी हैं ओपी चौधरी वहाँ पे। एक चीज ध्यान दीजिएगा यशवंत कि ओपी चौधरी चुनाव हार चुके थे 2018 में जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उनका महत्व कहीं कम नहीं हुआ। बेटी जो है प्रदेश भाजपा के महामंत्री बने जी। अमित शाह जब भी छत्तीसगढ़ आए जी,
उनके मंच का संचालन करते ओपी चौधरी दिखे। उनका राजनीतिक कद कहीं कमजोर नहीं हुआ। तो इससे एक न एक संदेश पब्लिक के बीच ये है कि ओपी चौधरी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का भविष्य है। ये है, चाहे आज हो चाहे बाद में हो। रोड शो में तो अमित शाह जी कह ही दिए थे, बड़ा आदमी बना दूंगा। ओपी नहीं, बड़ा आदमी वो तो खैर बड़े नेता है, अमित शाह तो बोल सकते हैं, लेकिन ओपी चौधरी का उज्जवल राजनीतिक भविष्य है। रायगढ़ में जो मुकाबला हुआ है, बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ है। ओपी चौधरी ने अपने हस्तलिखित पत्र भी मतदाताओं तक पहुंचाए हैं। लेकिन प्रकाश नायक भी अभी विधायक भी हैं, उनके पिताजी भी रहे, तो जिला पंचायत के सदस्य भी रहे प्रकाश नायक, तो उनका ग्रामीण स्तर में पकड़ भी है। उनका भी चुनाव लड़ने तरीका अच्छा है। मधुभाई किन्नर छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस से वहाँ मैदान में है, तो और एक निर्दलीय भी लड़ रहे हैं यशवंत अग्रवाल समाज से, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उनकी उपस्थिति भी रायगढ़ में है। जिस दिन प्रचार समापन का आखिरी दिन था, उस दिन अग्रवाल की बहुत तगड़ी रैली वहाँ। अग्रवाल समाज की भूमिका बड़ी होगी यहाँ पे। अग्रवाल देखिए मेकर है वहाँ पे। लखीराम अग्रवाल जी के दौर से खरसिया, रायगढ़ और बिलासपुर में यहाँ वो लॉबी काफी मजबूत रही है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। तो उनके प्रभाव को से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अच्छा मुकाबला है। अब 3 तारीख को ओपी चौधरी का भाग्य उनको कहाँ ले जाता है, वो 3 तारीख को ये तय करने वाला आगे का मसला होगा। इसके बाद आती है शक्ति की सीट। ये हार्ड सीट इसलिए है यशवंत कि यहाँ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत चुनावी मैदान में है। बेहद सुलझे हुए, राजनीति के बहुत सरल और सहज हैं, सबकी सुन रहे हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, ऐसा लगता है मेरे को। और एक खासियत, इनके साथ धर्म संकट रहता होगा कि टीएस बाबा जी, भूपेश बघेल नहीं, ये बहुत सुलझे हुए हैं यशवंत, सबको साथ लेके चलने की क्षमता इसमें है। इनके मुकाबले डॉक्टर खिलावन साहू भाजपा से मैदान में है। यशवंत छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक मिथक भी है कि विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए चुनाव जब लड़ता है वो चुनाव नहीं जीतता है। अब ये देखना ही है कि ये मिथक टूटता है कि नहीं टूटता है। मैं आपको बता दूं कि मिथक कायम रहता है। 2003 में जब प्रेम प्रकाश पांडे जी भिलाई से जीते, विधानसभा अध्यक्ष बने, लेकिन 2008 का चुनाव वो हार गए। उसके बाद धर्मलाल कौशिक बिल्हा से जीते और फिर उसके बाद जो चुनाव हुआ बिल्हा से वो हार गए। गौरी शंकर अग्रवाल कसडोल से लड़े, विधानसभा अध्यक्ष बने। पिछले 2018 के चुनाव में 50,000 से ऊपर वोटों से शकुंतला साहू ने उनको पराजित किया। तो इतिहास गवाह है। विधानसभा अध्यक्ष के साथ ये टोटका बड़ा खतरनाक है। अब ये टोटका कितना कारगर है आगे, या महन जी इस मिथक को तोड़ करके अपनी बादशाहत कायम रखते हैं, ये देखने वाला गृह मंत्री को लेके भी है, तो अपन गृह मंत्री पे आगे बात करेंगे अभी। आ रहे गृह मंत्री। लेकिन चरणदास महंत की पत्नी अभी सांसद है वहाँ से, और काफी ग्रास रूट के मतलब लीडर हैं यशवंत, आम आदमी से अच्छे से मिलना। वही स्थिति डॉक्टर खिलावन साहू की भी है। तो 2 सज्जन और सरल व्यक्तियों के बीच मुकाबला है। बिल्कुल, परिणाम का इंतजार रहेगा। 3 तारीख को पता चलेगा। और धरसीवा की चर्चा इसलिए है यशवंत, 3 दिग्गज है यहाँ पे। 3 दिग्गज नहीं, धरसीवा की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए है यशवंत कि जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी नामक एक नई पार्टी का छत्तीसगढ़ की राजनीति में हुआ है। जो पार्टी मुझे लगता है, मैं अमित बघेल जी से मेरी मुलाकात नहीं है, पर अमित बघेल जी का भाषण, सभा जितनी सुना और देखा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना अगर इस पार्टी का नाम होता तो ज्यादा असरकारी होता। और अमित बघेल पार्टी बनाने में भी काफी विलम्ब कर दिए। 21 तारीख के आसपास, साल 2 साल पहले, जैसे जोगी जी 2018 में जब पार्टी को लेकर आए, तो 2, 2.5, 3 साल की तैयारी थी उनकी। तो इस मामले में अमित बघेल थोड़ा सा चूके, हो सकता है उसकी कोई और वजह रही होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का असर आपको इस बार कहीं ना कहीं हर दूसरी सीट पे नजर आया है, हर विधानसभा में दिखेगा। अमित बघेल ने उस भाव को जागृत किया है जिस भाव के लोग ललायित थे छत्तीसगढ़। तो अमित बघेल कमजोर नहीं है। अमित बघेल धरसीवा में अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से वहाँ राज्यसभा की पूर्व सांसद छाया वर्मा को मैदान में उतारा है। जिला पंचायत की सदस्य रही है छाया वर्मा। और मैं आपको बता दूं यशवंत की
इनको छाया वर्मा जी को रायपुर लोकसभा से रमेश बैस के खिलाफ टिकट भी दी गई थी कांग्रेस से, लेकिन ऐन मौके पे इनकी कांग्रेस से टिकट काट दी गई। फिर सत्यनारायण शर्मा जी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। तो ये एक घटनाक्रम भी हुआ था छाया वर्मा। तो छाया वर्मा जी कांग्रेस की राजनीति में बहुत प्रतिष्ठित हैं जी। बाद में राज्यसभा भेजा गया उनको, बाद में राज्यसभा भेजा गया। तो छाया वर्मा को कांग्रेस ने वहाँ मैदान में उतारा है। वहाँ अनीता योगेश शर्मा कांग्रेस की विधायक थी, उनकी टिकट काट करके उनको वहाँ अवसर दिया गया है जी। मुझे जो जानकारी है अनीता योगेश शर्मा और छाया वर्मा के बीच बहुत आत्मीय संबंध है और विधायक ने काफी छाया वर्मा को सहयोग भी किया है जी। लेकिन उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा छालीवुड वाले क्या बोलते हैं छालीवुड स्टार अनुज शर्मा को मैदान में उतारा है। अनुज शर्मा धरसियों में ही लोकप्रिय नहीं है यशवंत। अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में जाना पहचाना नाम है, कलाकार हैं, गायक हैं, कवि हैं, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के बड़ा नाम है, बेहद प्रतिभावान कलाकार हैं जी। और पहली बार राजनीति के मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है जी। और इस सीट के बारे में बोलते हैं, मैं आपको टोकूंगा कि अनुज शर्मा का गाना सुनना है तो आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। भैया गांव में मड़ई हो रहा है तो बुलाते हैं नहीं, अनुज शर्मा नाइट कार्यक्रम है होता है ना। तो अनुज शर्मा उसमें जो भी अपनी फीस रहती है वो लेके चले जाते हैं और वहां जाके 2-4 बढ़िया गाना परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ धरसीवा वालों को फ्री में उनके अनुज शर्मा नाइट्स देखने को मिले, क्योंकि अनुज शर्मा अपने भाषणों में एक गाना रखते थे, 1-2 गाना रखते थे। जो आकर्षण उनकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के आधार पे तो वोट मांगेंगे। बिल्कुल। तो अनुज शर्मा बहुत पसीना भी बहाया है। एक दिन बाहर विधानसभा से नहीं निकले, दूसरी विधानसभा को उन्होंने समय नहीं दिया, लेकिन धरसियों में काफी मेहनत किए जी। मुझे लगता है कि अच्छा मुकाबला है, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। और अमित बघेल यहाँ निर्णायक भूमिका में होंगे इस मामले में कि वो कितना मत पाते हैं और कितना नुकसान करते हैं, उनके कारण किसको नुकसान होता है, इस पे परिणाम डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल, परिणाम रोचक होगा, मजेदार होगा। एक बहुत ही शानदार सीट है जी छत्तीसगढ़ की, रायपुर दक्षिण की। सबकी निगाहें इस सीट पे रहती कि बृजमोहन जी का। रायपुर दक्षिण इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है यशवंत कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल एक अजय योद्धा की तरह है जी। कभी नहीं हारने वाले, विपरीत परिस्थितियों में भी दमखम के साथ लड़ने वाले बृजमोहन अग्रवाल हैं। और प्यार से इनको मोहन भैया भी बोलते हैं। मोहन भैया इंटरव्यू ले रहा था तब पता चला उस बीच में जी। बृजमोहन अग्रवाल छात्र राजनीति से छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय हैं जी। जितने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी उपचुनाव हुए सब उपचुनाव के संचालक ये होते थे, चाहे वो भटगांव का हुआ हो, चाहे माल खरोद का हुआ हो, चाहे बालोद का हुआ हो, चाहे कहीं का भी हुआ हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट इनका मैनेजमेंट तगड़ा रहता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन इस बार जो रायपुर दक्षिण में जो कुछ हुआ है यशवंत जी, वो पेशानी पे बल देने वाला है। ऐसा बताते हैं कि वहाँ कांग्रेस ने दुग्धाधारी मंठ के आदरणीय महंत डॉक्टर महंत राम सुंदर दास जी को मैदान में उतारा। अचानक ये निर्णय लिया गया, महंत राम सुंदर दास जी। और पिछला 2018 का जो चुनाव हुआ था यशवंत, उसमें कन्हैया अग्रवाल कांग्रेस के प्रत्याशी थे जी। टोल जो रायपुर के पास जो टोल बन रहा था उसको लेकर के बड़ा आंदोलन कन्हैया ने किया था, कन्हैया अग्रवाल ने जी। तो कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया। तो मेरे यहाँ हरिभूमि में हेडिंग छपी थी, मुझे अभी भी ध्यान है कि कन्हैया की धुन पे थिरकते रहे मोहन। शानदार हेडिंग। तो कन्हैया अग्रवाल ने आवाज उठाई, हाँ, कन्हैया की धुन पे थिरकते रहे मोहन, ये हमारे यहाँ हेडिंग छपी थी हेडिंग बहुत सार। और जीत का अंतर भी बृजमोहन भाई का कम हो गया था। और इस बार अच्छा चुनाव हुआ है। मुझे जो लगता है महंत राम सुंदर दास को अगर थोड़ा सा जो नुकसान हो रहा है वो वहाँ जो रायपुर के मेयर हैं एजाज ढेबर जी, भाजपा ने पूरी तरह एजाज ढेबर को ही सेंटर पे रखा। वहाँ महंत जी को उन्होंने ज्यादा टारगेट नहीं किया, उन्होंने एजाज ढेबर को टारगेट किया जी। और पूरा चुनाव निपटा। चुनाव टारगेट होते ही दिखे भी हुआ जी। वो एक्टिविटी मतलब ढेबर वर्सेस बृजमोहन अग्रवाल चुनाव हो गया था। महंत जी वहाँ एक प्रत्याशी के तौर पे थे, लेकिन तरीके से उन्होंने अपना चुनाव लड़ा। जो ब्राह्मण समाज है, जो वहाँ ब्राह्मण पारा जिसको महत्वपूर्ण माना जाता है जी, वो महंत जी की तरफ झुका हुआ दिखा यशवंत मुझे। मैं 2-4 मेरे परिचित हैं, सबसे बात कर रहा था, तो महंत जी के प्रति श्रद्धा भी है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल की ताकत को और उनकी काबिलियत को लोग स्वीकार भी करते हैं। बिल्कुल। तो अब देखना है कि यहाँ निर्णय क्या होता है जी। एक सीट आरंग की है यशवंत,
डॉक्टर शिव कुमार डहरिया मंत्री ये हैं नगरीय निकाय मंत्री हैं जी। ये मैदान में है कांग्रेस से। जी और गुरु खुशवंत साहेब जी 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 बाला साहब गुरु के बेटे हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर इनको मैदान में उतारा है जी। और बाल साहब का जी प्रदेश के अन्य स्थानों पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा उपयोग किया है। वो प्रचार करने दिख गए बहुत। शिव डहरिया आर्थिक रूप से बेहद सुदृढ़ थे और उनका प्रबंधन भी बहुत तगड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस अंदाज में चुनाव लड़ा है तो मुकाबला वहाँ भी रोचक हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होगा जी। और कुरुद करके एक विधानसभा है यशवंत, सबसे अच्छी विधानसभा है, अच्छी विधानसभा इस मामले में क्योंकि वहाँ से जो विधायक चुन के आते हैं अजय चंद्राकर वो छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार विपक्ष के मजबूत नेता के तौर पे पहचाने जाते हैं जी। अजय चंद्राकर अधिकारी ऐसा बताते हैं जब वो बेहद जानकार काबिल संसदीय ज्ञान का जो उनको अनुभव है जी वो छत्तीसगढ़ में गिनती के 5-7 लोगों को है जिसमें एक अजय चंद्राकर शामिल है। अजय चंद्राकर के विधानसभा में 90% पोलिंग हुई है। धनाधन वोट डाल के आए लोग। ये 90% पोलिंग क्यों हुई अपने आप में शोध का विषय होना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी वोटिंग परसेंटेज है यहाँ पर। और इनके सामने जो है कांग्रेस से तारणी नीलम चंद्राकर जी। ये मैं बता दूं ये तारणी नीलम चंद्राकर 2018 के विधानसभा चुनाव में इनके पति नीलम चंद्राकर वहां से चुनाव लड़े थे। 65,000 के आसपास वोट निर्दलीय ले गए थे जी। और तब अजय चंद्राकर बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। इस बार वहाँ बिल्कुल सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने टिकट दे दी है। कांग्रेस ने नीलम चंद्राकर कांग्रेस पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे जी। लेकिन चूंकि समीकरण शायद नहीं जमा तो इसलिए टिकट नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार नीलम चंद्राकर कांग्रेस के सिंबाल पे मैदान पे है। उनकी पत्नी तारणी जो है तारणी जिला पंचायत की सदस्य भी है वहाँ। तो मुकाबला बेहद रोचक है और शानदार मुकाबला है। रिजल्ट भी जो आएगा देश को आश्चर्यचकित करने वाला होगा। यहाँ पे एक सवाल मैं आपको करूँगा, अजय चंद्राकर के खिलाफ में महिला क्यों? तो नीलम चंद्राकर भी चुनाव लड़ सकते थे। इसके पीछे का रीजन ये था कि आधी आबादी पहले ही कवर हो जाती है। यस आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। कुरुद में महिला मतदाता की आबादी प्रभावी है यशवंत। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की आबादी है, इसलिए भी तारणी को वहाँ उम्मीदवार जब पुरुष और महिला प्रत्याशी तो महिलाएं सबसे ज्यादा हो जाता है कि हमारे हम और भाभी हम और काकी करके। और प्रत्याशी भी जो महिला प्रत्याशी होते हैं वो डायरेक्ट ये बोलते हैं कि भाई महिला की बात महिला ही सुन सकते हैं। ये डायलॉग तो ये चीज आ जाती है जी। तो कुल मिला के कुरुद में मुकाबला अच्छा है, फंसा हुआ मुकाबला है जी। और इसके रिजल्ट का पूरे प्रदेश को इंतजार आएगा ऐसा मेरे को लगता है। छत्तीसगढ़ की सबसे नंबर 1 सीट सबसे नंबर 1 बोलना चाहिए जिसपे हम लोग बीच में चर्चा कर रहे हैं अभी, पाटन। यशवंत एक्चुअल में नहीं, इसको बीच में इसलिए लाया कि पहले सरगुजा से शुरू हुए थे क्योंकि टीएस बाबा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शिल्पकार रहे हैं, सरकार के शिल्पकार रहे हैं, तो इसलिए इसको अपन बीच में रखे जी। पाटन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है यशवंत कि पाटन में कुम्हारी भी है, नगर पालिका है, दक्षिण पाटन, मध्य पाटन और अपना जो उत्तर पाटन, ये तीनों चारों मिलाकर के एक विधानसभा है। पाटन में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने पूरा दमखम लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, आचार संहिता लगने के पहले, नामांकन भरने के पहले ही कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया था कि इस बार मुझे 90 सीट पे काम करना है, पाटन के कार्यकर्ता ही भूपेश बघेल बन के चुनाव लड़ेंगे। पाटन में कांग्रेस की कमान चेतन बघेल बिट्टू, उनके भूपेश बघेल जी के पुत्र जी, उनकी बेटी स्मिता और भाभी मुक्तेश्वरी को मैं पहली बार चुनाव प्रचार में जी जाते देखा। मैं 2-3-4 चुनाव भूपेश भाई का देखा हूँ जी। तो भाभी पहली बार घर से निकली थी, कुम्हारी में जनसंपर्क करी थी जी। तो मतलब स्थिति ये हो गई थी कि विजय बघेल वहाँ बहुत मजबूती से लड़े जी। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी बैकअप काफ़ी दिया। राजनाथ सिंह जैसे राष्ट्रीय नेता वहाँ पर सभा करने आए जी। तो भूपेश बघेल ने काफ़ी मतलब दोनों में बहुत रस्साकसी है जी। और विजय बघेल बहुत मजबूती से लड़े हैं यशवंत जी। कुम्हारी का भाग मनीष बंछोर कांग्रेस की तरफ से संभाल के रखे थे जी।
गांव आशीष वर्मा जी, और राजेंद्र साहू जिला सहकारी बैंक के जो अध्यक्ष हैं पाटन वो प्रभारी भी है ना, पाटन प्रभारी भी हैं। है ना। उनको तो दो जगह पसीना बहाना पड़ा था, दुर्ग शहर में देखना था। राजेंद्र साहू तो बहुत तगड़े मैनेजमेंट के मास्टर हैं यशवंत। दुर्ग जिले में अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ, वासुदेव चंद्राकर के बाद बुद्धि में अगर कोई तेज है तो राजेंद्र साहू ही है जी। मैनेजमेंट उनका बहुत तगड़ा मैनेजमेंट है। भाप लेते चीज़ों को। दुर्ग नगर निगम का चुनाव भी उनका देखा था जी, जो बराबरी के मुकाबले पे, मतलब जी, वो तो ऐसा बोलते हैं कि राजेंद्र साहू को हरा दिया गया था दुर्ग नगर निगम का चुनाव। एक बत्ती गुल हुई और एक लाइट गोल हुआ और राजेंद्र साहू चुनाव हार गए थे। तो चलिए ये कहानी कभी करेंगे। बत्ती गुल की कहानी। कुल मिलाकर के पाटन में बेहद कड़ा संघर्ष है और रिजल्ट का पूरे प्रदेश को इंतजार है। दोनों दल खास करके भूपेश बघेल और विजय बघेल आश्वस्त है अपनी अपनी जीत को लेकर के। और विजय बघेल ने पहले ही स्पष्ट किया है कि चाचा भतीजा जरूर हैं यार, लेकिन राष्ट्रीय दल वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे 2-4 बार ऐसा होता होगा कि दिन भर में 10 फोन आते होंगे भैया चुनाव में क्या है, तो एक सबसे पहला सवाल रहता होगा भाई पाटन का क्या स्थिति है? दुर्ग जिले से कम आता है यशवंत, वो आता है बस्तर से आएगा, बीजापुर से आएगा, भैया पाटन क्या हो रहा है। आज तो तुम बीजापुर का चिंता करो, पाटन छोड़ दो हम लोगों के लिए। तो लोग मतलब जानना चाहते हैं कि चुनाव कैसा हुआ। और सट्टा बाजार में काफी हाई चल रहा है, चल रहा है पाटन की सीटों पे। जी। और कौन सी सीट? दुर्ग ग्रामीण सीट आ गई। दुर्ग ग्रामीण, ये यशवंत ये शहरी और गांव वाला सीट है, ग्रामीण जरूर है लेकिन। हाँ, ग्रामीण है। रिसाली नगर निगम का एक बड़ा भाग है, 1-1.25 लाख के आसपास रिसाली नगर निगम की जनसंख्या है जी। और तामदर साहू जी ने ही उसको नगर निगम बनाया जी। और 74 लगभग 75% मतदान जी हुआ है। नगपुरा, इधर अपने अंजोरा अंडा गांव होते हुए अंडा, तिरगा, झोला, ये सब जो ये बेल्ट है अपना जी, ये सारा कट के जो है दुर्ग ग्रामीण में शामिल है। बिल्कुल। मुकाबला यहाँ भी जबरदस्त, मुकाबला कठिन है जी। ललित चंद्राकर जैसे ओजस्वी जी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ मैदान में उतारा है। सामाजिक समीकरण के हिसाब से साहू और कुर्मी दोनों लड़ाई हो गई, दोनों वहाँ मौजूद हैं जी। यहाँ अपने छत्तीसगढ़ कांग्रेस से निषाद समाज से भी प्रत्याशी है जी। और जोहार पार्टी भी दुर्ग ग्रामीण मैदान में है। तो कुल मिला के बहुत टाइट फाइट है, क्लोज फाइट है। अब देखना है कि रिजल्ट क्या आता है। लोग अंतर पे बात कर रहे हैं, हार जीत तो ठीक है, बोले कि अंतर पे बात कर रहे हैं। अंतर भी ज्यादा नहीं रहेगा यशवंत, मुझे ऐसा लगता है। जो भी फैसला होगा बहुत कम मार्जिन का फैसला होगा जी। और एक संयोग की बात और आप लोग कर रहे थे कि गृह मंत्री भी जो है चुनाव हार जाते हैं। ननकी राम रहा है ननकी राम है जी। और अपने रामविचार नेताम जी हैं, राम सेवक पैकरा हैं जी। तो ऐसा मिथक के जो पंचायत मंत्री में भी है यशवंत, आगे आएंगे साझा में जी। पंचायत मंत्री के साथ भी है, कुछ दिनों के पंचायत अजय चंद्राकर पंचायत मंत्री थे, हार गए थे जी, है ना। तो ऐसा था। खैर जी, अब आगे क्या होता है किस्मत की बात है। तो बाकी दुर्ग शहर की बात अपन कर लें। दुर्ग शहर में मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता थे और उनके बेटे अरुण वोरा चुनाव मैदान में है कांग्रेस से। मेरा ख्याल है 6वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। वोरा परिवार की अपनी प्रतिष्ठा है यशवंत दुर्ग शहर में। मोतीलाल वोरा जी के नहीं रहने की वजह से इस बार चुनाव का प्रबंधन काफ़ी बिगड़ा हुआ था अरुण वोरा जी का जी। मतलब वो दिख भी रहे थे, चीज नजर आया। मोतीलाल वोरा जी जब थे जी, तो समाज के प्रतिनिधियों को, कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जी, सभी को एकजुट करके वो अरुण के पक्ष में काम करा लेते थे और रिजल्ट भी उसी के अनुरूप आता था। हेमचंद यादव जी से जो 3 मुकाबला हुआ उसमें अरुण वोरा जी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2013 जीते थे, 13 और 18 जीते है ना जी। तो मोतीलाल वोरा जी का नहीं होना अरुण वोरा के लिए नुकसानदायक जरूर रहा है, क्योंकि गजेंद्र यादव वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे जी, उनके पिता विश्राराम यादव संघ के सरसंघचालक रहे छत्तीसगढ़ के जी, और काफ़ी वयोवृद्ध हैं, लेकिन वो भी एक घर गए, संघियों के घर गए और भाजपा के जो सीनियर नेता हैं उनके घर खुद विश्राराम जी जाके बैठे हैं जी। तो इसका कहीं ना कहीं असर है। यादव की बड़ी उनकी 30,000 के आसपास बता रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मालूम, लेकिन 30,000 के आसपास बता रहे हैं। हेमचंद जी के जाने के बाद
ये समाज अपने आप को मतलब उपेक्षित मानने लगा था राजनीति में। गजेंद्र यादव के आने से उन लोगों की संभावना बढ़ी है, इसलिए वो मुकाबला वहाँ टाइट दिख रहा है। अब देखते हैं आगे। और यहाँ पे ये भी है कि भीतरघात कांग्रेस में बहुत हुआ है कि हालांकि मदन जैन जी खुद बोल दिए थे, खुले तौर पे बोल दिए थे, तो मैं चुनाव हरा के मानूंगा। मदन जैन वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो देखते नहीं कौन है क्या। हाँ, सीधा सीधा बोलना, बुरा जी संबंध रहा है तो अरुण बोरा कहाँ वो समझेंगे कुछ जी, है ना। तो सीधा मानते थे मोतीलाल जी, सीधा सीधा बोलने की आदत है उनकी जी। और उनकी बात पे तो गंभीरता है जहाँ तक जी। लेकिन कांग्रेस के वहाँ लोग अरुण बोरा के लिए काम ठीक से किए नहीं है। वही भीतरघात, वही बात मैंने कही। मैं बता रहा हूँ आपको, महापौर हैं धीरज बाकलीवाल जी। धीरज बाकलीवाल पहली बार के पार्षद हैं, लेकिन अरुण बोरा जी की नज़दीकी के कारण उनको महापौर बनने का अवसर बन गया जी। बहुत सारे सीनियर पार्षद हैं, राजकुमार नारायणी, गनी खान जी, मदन जैन साहब खुद थे, है ना, मदन जैन, आर.एन. वर्मा जी, इतने सारे सीनियर पार्षदों को छोड़ करके, नेताओं को छोड़ करके धीरज बाकलीवाल का चयन अपने आप में एक दोस्ती निभाने के चक्कर में आपने बड़ा नुकसान करा लिया आप ना जी। और धीरज बाकलीवाल उतना इफेक्टिव शहर में दिखे नहीं। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं अरुण बोरा को हो सकता है जी। भिलाई नगर प्रदेश की सबसे दूसरी तीसरी चौथी चर्चित सीट है ना जी। भिलाई नगर से देवेंद्र यादव को फिर से मैदान में उतारा है जी। देवेंद्र यादव मेयर भी रहे भिलाई के और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री जी प्रेम प्रकाश पांडे जैसे कद्दावर बीजेपी की उतारा है। पांडे जी 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं यशवंत। 2018 में पांडे जी को बहुत कम मतों से हार झेलनी पड़ी थी जी। मेरा ये कहना है यशवंत कि पूरे प्रदेश में जब कांग्रेस की आंधी चल रही थी और जीत का अंतर कांग्रेस प्रत्याशियों का 20,000 25,000 भाग रहा था 50,000 भाग रहा था, वैसे में 2500 का फैसला पांडे जी के प्रति नाराजगी नहीं थी। अगर पांडे जी के प्रति कोई 2018 में नाराजगी होती 25,000 यस, पांडे जी को भी 25,000 से हारना था जी। लेकिन नाराजगी नहीं थी, वो क्षणिक कोई विषय चुनाव में आ गया रहा होगा। जैसे हमारे शहर में डेंगू उस समय फैला, 2018 में डेंगू फैला, केनाल रोड को लेकर के भी काफी हल्ला हुआ जी। कर्जा माफी के कारण हमारे यहाँ बहुत सारे किसान भी हैं भिलाई में जी, जो अपने गांव जाते हैं। दिवाली का समय था, नाटा रहता है यहाँ पे, है ना जी। 2018 में दिवाली का समय था, राहुल गांधी 10 दिन में कर्जा माफ करने की बोल के गए थे जी। तो सब चीजों का भी असर दिखा जी। और ये चुनाव जो है पांडे जी पूरी संजीदगी से जी खुद लड़े हैं, मैनेजमेंट अपने हाथ में। मैं 4-5 चुनाव पांडे जी का 2003 से देखा हूँ यशवंत। पांडे जी इतने गंभीरता से और इतनी संजीदगी से खुद चीज़ों को देख करके चुनाव लड़े हैं। लेकिन देवेंद्र भी कहीं पीछे नहीं है यशवंत जी। देवेंद्र की यूथ टीम ने जो मैदान में जो जान डाली जी। और सोशल मीडिया तो हम लोग देख ही रहे थे, दोनों पक्ष सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय, दोनों का तगड़ा था सोशल मीडिया। टाउनशिप और खुर्सीपार एक दो सेक्टर है अपने, मतलब टाउनशिप सेक्टर 1 से हुड़को जी, और पटरी पार जब आएंगे तो खुर्सीपार तो बहुत क्लोज फाइट है यशवंत। अब लोग यहाँ पे बोल नहीं पा रहे हैं कि भैया, बोल नहीं पा रहे हैं, पर सबका अपना दावा है। देवेंद्र के जो लड़के मिलते हैं उनका दावा है कि देवेंद्र चुनाव जीत रहे हैं। 10,000 वोट वो 10-15 हज़ार के आसपास जा रहे हैं जी। लेकिन पांडे जी के लोग जो है दावा कर रहे हैं वो केवल जीत का कर रहे हैं, जीत जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे से जीतेंगे। गेट पास विधानसभा का आ गया है ऐसा बोलते हैं विधानसभा अध्यक्ष। नहीं, गेट पास, विधायक बनेंगे तो गेट पास मिलता है, प्रेम प्रकाश जी के पास गेट पास आ गया है विधानसभा का, ऐसा कहना है। तो कुछ ना कुछ फिक्स रहेगा अगर सरकार बीजेपी के आ गई, पांडे जी चुनाव जीत गए। देखिए, अगर सरकार आई डिपार्टमेंट, देखिए पांडे जी अगर भाजपा की सरकार आई और पांडे जी जीते जी, तो पांडे जी भी मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे जी। देवेंद्र जीता तो भी अगर सरकार आई तो मंत्री तो रहेगा, लगातार दूसरी बार आप हराते हैं, दूसरी बार है। और देवेंद्र का गांधी परिवार से भी, राहुल गांधी से भी बहुत क्लोज रिलेशन हो चुका है यशवंत। अभी टिकट वितरण में भी आपने देखा होगा देवेंद्र की टिकट आखिरी तक रोक के रखे थे। इनके साथ के ईडी वाला जो मामला बोलते हैं, इनके साथ के विधायक को टिकट नहीं मिली, चंद्रदेव राय को, लेकिन देवेंद्र ने अपने दम पे दिल्ली से टिकट लाई है
तो कहीं ना कहीं इसकी मजबूत स्थिति है। पार्टी सरकार आई, चुनाव जीत गया तो निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में होगा। भूमिका खुर्सीपार वालों की ज़्यादा रहेगी या फिर टाउनशिप वालों की? वोटिंग परसेंटेज जो आंकड़ा 66% है। 66 नहीं, 65.17 है जी। तो मैं आपको बता दूं, जान फिगर बता देता हूँ। 57,000 वोट खुर्सीपार में पड़ा है और 54,000 टाउनशिप में वोट पड़ा है। ज़्यादा अंतर नहीं है, 3,000 तो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, 3,000 का ही अंतर है टाउनशिप और उसमें। अब देखना है कि 3 तारीख को जब मतगणना शुरू होगी जी तो क्या सीट छठ का इम्पैक्ट इस सीट पे ज़्यादा दिख रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि नहीं, यहाँ इतना ही रहता है। टाउनशिप के लोग मतदान में बहुत ज़्यादा रुचि पार्टिसिपेट करते ही नहीं लेते नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य, शिक्षाधानी है लेकिन जी, मतदान के मामले में कंजूस है भिलाई के लोग। जी। वैशाली नगर विधानसभा काफ़ी चर्चित सीट है यशवंत जी। मुकेश चंद्राकर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जी। यशवंत विधानसभा चुनाव के सवा दो साल पहले कांग्रेस ने इनको जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय इनको अध्यक्ष बनाया गया उसी समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिमाग में था जी कि इनको मैदान में तैयारी कराना है। उस समय लोग कयास भी लगा रहे थे जी। मुकेश चंद्राकर कौन है, इसको लेकर के भी बड़ी चर्चा विधानसभा चुनाव के दरमियान हुई। लेकिन मैं बताता हूँ आपको मुकेश चंद्राकर कौन है जी। मुकेश चंद्राकर वासुदेव चंद्राकर के पुत्र लक्ष्मण चंद्राकर जी के दामाद हैं जी। प्रतिमा चंद्राकर इनकी बुआ लगेगी जी। चंदूलाल जी के परिवार से भी लोगों का ताल्लुक है जी। क्षितिज चंद्राकर जो भूपेश बघेल जी के दामाद हैं, उनके सगे मामा जी हैं जी। इनके परिवार की अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा पहले से दुर्ग जिले की राजनीति में रही है और इस परिवार को टिकट देना है जी। चाहे गुंडरदे से प्रतिमा दीदी को देना होता है, चाहे वैशाली नगर से मुकेश को देना होता है, तो एक टिकट इनके परिवार में फिक्स है। पिछले समय भी लोकसभा प्रतिमा दीदी को टिकट दी गई क्योंकि दुर्ग ग्रामीण से उनकी टिकट काटी गई थी, ठीक है ना। तो मुकेश चंद्राकर के विषय में जी पहले से सब कुछ तय था। चुनावी प्रबंधन के लिहाज से भी क्षितिज चंद्राकर की टीम ने काफी मेहनत की। वहाँ पर नीरज पाल बिल्कुल एक सेकंड के लिए वैशाली नगर नहीं हटे, भिलाई भले ना देखे हों जी, लेकिन वैशाली नगर बराबर देखे रहे। ब्रिजमोहन सिंह परछाई की तरह मुकेश चंद्राकर के साथ घूमे। वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी का भी व्यापक समर्थन इनको मिल गया था। वशिष्ठ भाई तो यहाँ तक कह दिए थे कि मुकेश चंद्राकर को वोट देने का मतलब आप अपने पुरखों को तार रहे हैं। खैर वो अपना तर्क है जी। पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक प्रयोग किया है यशवंत की कार्यकर्ताओं के बीच से टिकट दी जी। 5 बार के पार्षद है रिकेश सेन जी। और रिकेश सेन ने पार्षद वाली जो चुनाव होता है ना, उसी अंदाज में इस चुनाव को लड़ा है। जनता के साथ लड़ा जी। प्रचार प्रसार में रिकेश कहीं कोई कमजोर नहीं था जी। उसका भी प्रबंधन बहुत तगड़ा था जी। महतारी वंदन योजना एक जो योजना आई उसके बाद एक नई जान मिली, चुनावी घोषणा, और चुनाव कुल मिलाकर के बहुत ही रोचक है और मजेदार रिजल्ट रहेगा जी। सबका इंतजार है। यहाँ इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस वालों ने बीजेपी वाले जो बीजेपी के संतुष्ट थे उनको साध लिया है। हाँ, घात हो रही इस सीट पे, ऐसी चर्चा है यशवंत। और ऐसी लोगों की लिस्टिंग बनी है। रिकेश से जो टिकट के दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी में, वो लोग आशंकित थे जी। रिकेश अंडर 40 है यशवंत जी। 40 टच नहीं है जी। और जिस उम्र में उसको पार्टी की टिकट मिली है, आज मान लो जीत जाता है तो बाकी लोगों का जो है ना भविष्य राजनीति कहीं ना कहीं प्रभावित होगा जी। इसलिए भी उसका विरोध हो रहा था। निजी कुछ विषयों को लेकर के भी कुछ शरारती तत्वों ने फैलाया। कुल मिला के मुकाबला अच्छा है जी। अब देखते हैं रिजल्ट क्या होगा जी। साझा सीट आ गई। साझा विधानसभा, साझा बोलो तो बीरनपुर बोलो तो ईश्वर साहू बोलो तो फिर चौबे महाराज। एक अपवाद लाभचंद बापना जी वाला 2008 का छोड़ करके लाभचंद बापना जी चुनाव जीते थे जी। चौबे जी का गढ़ है, चौबे परिवार का गढ़ है जी। चौबे जी के रविंद्र चौबे जी के पिता 13 में जीते थे चुनाव, 13 से 18 जी संसदीय क्षेत्र। तो चौबे जी का गढ़ है वो गढ़ इसलिए कि मम्मी जो है मम्मी पापा बड़े भैया प्रदीप भैया ये सारे वहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे। प्रदीप चौबे खुद मेरा ख्याल 9वीं 10वीं बार लड़ रहे हैं, 9वीं 10वीं बार लड़ रहे हैं संभवतः जी। रविंद्र चौबे जी, हाँ रविंद्र चौबे जी।
तो केवल एक अपवाद छोड़ करके 77 की आंधी भी वहाँ साजा से नहीं हिला पाई थी लोगों को जी। तो वहाँ चौबे परिवार की अलग प्रतिष्ठा है यशवंत। मूलतः किसानों पे आधारित है वो क्षेत्र। टमाटर की खेती, गन्ने की, सब तरीके की। मुझे लगता है कि भिलाई दुर्ग में जितनी सब्जी आती है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन साझा धमधा का ही है। तो चौबे जी ने कर्जा माफी को लेकर के, अपने कामों को लेकर के विकास भी बहुत हुआ है साझा में जी। लेकिन चुनाव के ठीक पहले यशवंत, बीरनपुर करके उनकी विधानसभा में एक गांव है जी, वहाँ अप्रैल में एक 8 अप्रैल या 7 अप्रैल सांप्रदायिक हिंसा होती है। हिंसा में भुवनेश्वर साहू करके एक साहू समाज का बच्चा मर जाता है, उसका निधन हो जाता है। और दूसरे तीसरे दिन एक बड़ी घटना और होती है, एक मुस्लिम समुदाय के पिता पुत्र की लाश खार में मिलती है जी। तो इस मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल करता है जी। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है यशवंत कि एक जागरूक जनप्रतिनिधि को कोई भी बड़ी घटना हो तो फेस करना चाहिए, डट के मुकाबला करना था। लेकिन कांग्रेस का एक भी रविंद्र चौबे जी गृह मंत्री थे, तामदास साहू वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल, तीनों में से एक भी आदमी बीरनपुर जाने की हिम्मत नहीं उठाया। कांग्रेस को ये लगता था यशवंत कि अगर वहाँ जाएंगे तो ये मुस्लिम परस्त होने का हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा और मामला बिगड़ जाएगा जी। इस चक्कर में पूरा मामला बिगड़ गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर साहू को वहाँ से मैदान में उतारा। ईश्वर साहू भुवनेश्वर साहू के पिताजी हैं जी, और बेहद गरीब। मैं घर देखा हूँ, 2 खोली का घर है और है ना जी। और पार्टी ने पैसा भी नहीं, के पास गाड़ी आती नहीं तो... पार्टी ने पूरी ताकत से इनको चुनाव लड़ाया है। हाँ। अमित शाह आखिरी दिन खुद पहुंचे जी। नरेंद्र मोदी जी ने अपने दुर्ग के मंच में ईश्वर साहू को काफी वजन दिया। मोदी शाह बीरनपुर को नहीं भूले, हर दूसरे भाषण में नहीं भूले करते थे। और वहाँ जो वातावरण दिख रहा है, अगर वो मशीन का बटन दबा है वोटिंग मशीन का तो परिणाम बेहद चौंकाने वाला आएगा। हालांकि कांग्रेस के लोग वहाँ जीत का दावा जी आश्वस्त है, बोले महाराज जी कर रहे हैं। इतने साल का परिश्रम है इसलिए उनकी उम्मीद होगी जी। लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है जी। नवागढ़ आ गए, गुरु जी की सीट है। नवागढ़ गुरु जी की सीट नहीं है जी जी, मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। नवागढ़ गए हैं गुरु जी पलायन करके, जैसे वो अक्सर जाते हैं। आरंग से अहिवारा है, अहिवारा से पहुंच गए नवागढ़ जी। तो संत है, कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई बाधा है ही नहीं जी। तो गुरु रुद्र कुमार इस बार नवागढ़ से अपना भाग्य जमा रहे हैं जी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दयालदास बघेल जैसे मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बसपा भी वहाँ से चुनाव मैदान में है जी। मैं जो नाम भूल रहा हूँ बसपा के प्रत्याशी का जी। तो वो कुल मिलाकर के वहाँ चुनाव बहुत तगड़ा है, लेकिन बार बार सीट बदलने को लेकर के मन में सवाल होगा, मतदाताओं के मन में सवाल है। इसका नुकसान गुरु जी को कहीं न कहीं उठाना पड़ेगा। वहाँ टिकट कटी है दयालदास नहीं, गुरुदयाल बंजारे है, तो वहाँ भीतरघात की भी आशंका है। फिर एक घटना चुनाव के पहले ही वहाँ हुई थी, उसकी भी कहानी दुनिया भर की प्रचारित की गई जी। तो कुल मिला के बहुत रस्साकसी वाला माहौल है जी। लेकिन गुरु जी को बार बार सीट बदलने का नुकसान होता मुझे दिखता है। भंवर जाल अलग दिख रहा है वहाँ पे जी जी। कवर्धा पूरे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी सीट है यशवंत जी जहाँ हिंदुत्व की तगड़ी पिच तैयार है जी। और हिंदुत्व की पिच इसलिए बोल रहा हूँ कि मोहम्मद अकबर ने वहाँ बहुत काम किया जी। विकास हुए, पुल बना, पुलिया बना, रोड बना, स्कूल बना, कॉलेज बना, अस्पताल बना, सारा चीज़ें मोहम्मद अकबर ने किया है। पब्लिक के कांटेक्ट में भी मोहम्मद अकबर जिस अंदाज में रहते हैं दूसरे विधायक के बूते का ही नहीं है यशवंत। उनके नामांकन रैली की चर्चा पूरे देश में होती है। मतलब नहीं, नामांकन रैली तो अपनी जगह है। आप जैसे मोहम्मद अकबर विधायक हैं, अगर कवर्धा से कोई आदमी रायपुर जा रहा है तो रायपुर में उसके रुकने, खाने, उसको अस्पताल पहुंचाने, कोई काम है तक होते तक उसको एंटरटेन मतदाताओं की करते हैं। मोहम्मद अकबर का इतना तगड़ा मैनेजमेंट है जी। लेकिन एक घटना वहाँ हुई थी, झंडा विवाद हुआ था। उस विवाद के बाद कवर्धा का माहौल एकदम से चेंज हुआ, मतलब बेहद तनाव की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ फायर ब्रांड विजय शर्मा जी को मैदान में उतारा है। विजय शर्मा जिला पंचायत के सदस्य हैं जी। पूरे चुनाव भर वहाँ साधु संतों का मेला गांव-गांव में लगा रहा जी। यहाँ आम आदमी पार्टी से योगीराज सिंह के भाई सहसपुर के राजा भी चुनाव लड़ रहे हैं।
जंगल पट्टी में उनका भी प्रभाव बताया जा रहा है। त्रिकोणी का अगर नहीं, त्रिकोणी मुकाबला नहीं है यशवंत। वो जो आप पार्टी के जो राजा लड़ रहे हैं सहसपुर लोहारा से जी, अगर वो जंगल पट्टी में बहुत ज्यादा वोट पा गए तो मोहम्मद अकबर जी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शहर में हिंदुत्व की आंधी है। अब वो कितना बटन दबा है ये 3 तारीख को पता चलेगा। राजनांदगांव सीट पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सीट है। राजनांदगांव सीट डॉक्टर रमन सिंह चौथी बार वहां से मैदान में है यशवंत, और कांग्रेस ने वहां अचानक गिरीश देवांगन को मैदान में उतारा जी। 2018 में नहीं, भांचा वांचा तो अभी बने हो बाद में। 2018 में भी कांग्रेस ने एक प्रयोग किया था, अटल जी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजे करुणा शुक्ला जी को मैदान में उतार दिया था जी। लेकिन उस समय 2018 में अटल जी का नाम था, करुणा शुक्ला जी खुद बड़ा फ्रेम थी, तो क्लिक कर गई थी, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने भी करुणा शुक्ला को वोट कर दिया था जी। इस बार गिरीश देवांगन जी के साथ ऐसी स्थिति बनती नहीं दिखी। ले तगड़े मैनेजमेंट के साथ लड़े हैं, मैनेजमेंट तगड़ा था, और रमन से ज्यादा गिरीश की चर्चा रही, मैनेजमेंट की चर्चा रही। और अब राजनांदगांव की सीट महंगी हो गई है यशवंत। अब वहाँ आम आदमी के चुनाव लड़ने का मतलब चुनाव महंगा हो गया है, चुनाव बहुत महंगा हो गया है। राजनांदगांव शहर और ग्रामीण 3 बेल्ट, सोमनी, सुरगी और सुकुल दहियान, ये बेल्ट मिलाकर के वो विधानसभा है जी। बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, तगड़े मैनेजमेंट के साथ गिरीश देवांगन ने लड़ा है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के प्रति लोगों की श्रद्धा है, एक यशवंत प्यार है, एक भाव है डॉक्टर रमन सिंह के प्रति, और उनसे बड़ी उम्मीद भी है कि सरकार आएगी, जीतेंगे तो फिर से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे यहाँ का विधानसभा मुख्यमंत्री बने, तो ये उनके साथ है जी। और चित्रकूट दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभी अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं बस्तर से, और इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विनायक गोयल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने राजमन बैजाम की टिकट काट करके दीपक बैज को मैदान में उतारा। कांग्रेस को सोच समझ के कोई रणनीति रही होगी, सांसद है वहाँ। ये चित्रकूट पहले दीपक बैज की सीट रही है, पहले यहाँ विधायक थे, विधायक रहते हुए सांसद बने थे, और सांसद बनने के बाद जब उपचुनाव हुआ था तब राजमन बैजम वहाँ से विधायक बने। ये स्थिति वहाँ की है कुल मिलाकर के, सीट शेयरिंग चल रहा है। और वहाँ धर्मांतरण एक बड़ा विषय था यशवंत, अब वो कितना असर किया है, क्या किया है, 3 तारीख को समझ में आएगा। बाकी दंतेवाड़ा की सीट में महेंद्र कर्मा जी का परिवार, बस्तर टाइगर का परिवार फिर से मैदान में है। छविंद्र कर्मा इनकी मम्मी थी, देवती कर्मा उनकी टिकट काट करके इस बार छविंद्र कर्मा ऊपर सीट का एक्चुअल में कर्मा परिवार को ही जानी थी तो। और भाजपा ने चैत राम अटामी को मैदान में उतारा यशवंत, लेकिन कर्मा परिवार की आपसी खींचतान और जिस तरीके से टिकट वितरण में आपस में लोग घर परिवार में ही विवाद फसाद किए, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं उस सीट पे हो सकता है, होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। एक चर्चित सीट आपकी, चर्चित सीट ही, चर्चित मंत्री है, चर्चित नेता भी है वो। देखिए यशवंत जी, मैं आपको कवासी लखमा जी की बात कर रहे हैं हम लोग, सीट है उनकी। आबकारी मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के कवासी लखमा। मैं इनके बारे में बता दूं कि ये प्राथमिक शाला तो दूर, आंगनवाड़ी का भी दरवाजा नहीं देखे। जी। माँ सरस्वती का इनको ऐसा वरदान है यशवंत, इनकी विद्वता एक पढ़े लिखे से ज्यादा है जी। विधानसभा में जब जवाब देते हैं ये अच्छों को पानी पिला देते हैं इनके तर्कों से। और जब मुझे जो बताया गया कि भाषण भी कोई इनको लिख के नहीं देता है, माइक पकड़ो, माइक बोले चालू है ना, तो हम तो करीब से देखे वहाँ। माँ सरस्वती का इनको साक्षात आशीर्वाद है जी। इस बार फिर मैदान में है, ये 5वीं बार शायद चुनाव लड़ रहे हैं वो जी। पांचवी छठी बार लड़ रहे हैं। कवासी लखमा कांग्रेस से हैं, स्वयं मुक्का जी भाजपा से हैं जी। और वहाँ एक मनीष कुंजाम करके पुराने कम्युनिस्ट के लीडर हैं, वो भी मैदान में थे। सीपीआईएम नहीं मिला, लेकिन दूसरा सिंबल नहीं मिला। एक्चुअल में देश में इस समय कम्युनिस्ट लोगों के कम्युनिस्ट की जो पार्टियों की स्थिति है बड़ी चिंताजनक है, सिंबल तक जब्त हो चुका है जी। तो मनीष कुंजाम भी मैदान में, त्रिकोणी संघर्ष है। पर कवासी लखमा को लेकर के ये माना जाता है इनके जो बेटे हैं हरीश लखमा जी, वो सुकमा में कोई महलनुमा घर तैयार कर रहे हैं। अब जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। सुकमा में इनका जो महलनुमा घर बन रहा है वो आदिवासियों को आकर्षित कर रहा है।
कि आदिवासी अंदर से उसको दिमाग में ले रहे हैं, जी ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन एकदम टाइट और क्लोज फाइट है। क्लोज फाइट है, लोग बातें भी कर रहे हैं कि इस बार कुछ भी हो सकता है। तो 3 तारीख को पता चलेगा। तो लगभग हमने 20 सीटों पर बात कर ली है। आपको भी पता चल गया होगा कि किस सीट का कैसा हाल है, क्या माहौल है। बाकी पता जो है 3 तारीख को ही पता चलना है कि क्या होने वाला है छत्तीसगढ़ में, कि सरकार किसकी बन रही है और जिन 20 लोगों की बात 20 सीटों पे बात की वहाँ के प्रत्याशी जीत रहे हैं या हार रहे हैं। आपके इलाके में वो कौन सी सीट है और वहाँ पे माहौल क्या है, आप चाहे तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम लगातार कमेंट वॉच करते हैं, कमेंट देखते हैं और अगले वीडियो में उस कमेंट को समाहित करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप डिटेल के लिए बने रहिए विनायक के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार।